यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? यस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबका नाम आज नहीं लेंगे, आज सबको गुड मॉर्निंग बोल दिया। आज थोड़ा लेट चालू किया अपन ने। चलिए, तो जो कल पढ़ा था एक बार उसको क्विकली रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद आगे पढ़ना चालू कर देंगे। कल हमने चालू किया था इंटरेस्ट से। सबसे पहली चीज सर एक बात बताओ, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट अलाउ होगा? आंसर इज यस होगा, क्यों नहीं होगा? होगा ना। अब एक चीज समझना, इंटरेस्ट कैसे अलाउ होगा, क्या होगा, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहली चीज यह है कि इंटरेस्ट अलाउ होगा अगर लोन है वो आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है, मींस आइदर परचेस करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिनोवेशन के लिए। तो उस केस में क्या होगा, आपको यहां पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। लोन किससे लेना है? किसी से भी ले लो, मींस आप फ्रेंड से लोगे, फैमिली से लोगे, बैंक से लोगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोगे, किसी से भी लोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको ड्यू बेसिस पे मिलता है, मींस अगर आपने पे किया तो भी आपको अलाउ हो जाएगा, और अगर आपका आउटस्टैंडिंग है तो भी आपको अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो होता है, या जिसको अपन पेनल्टी इंटरेस्ट बोलते हैं, वो आपको अलाउ नहीं होगा, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर कोई फ्रेश लोन आपने लिया किसी रीपेमेंट ऑफ द अर्लियर लोन के लिए, और अर्लियर लोन वाज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो जो आपका फ्रेश लोन का इंटरेस्ट है वो भी आपको अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एनी इंटरेस्ट पेड और पेबल आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, अगर उस पर टीडीएस नहीं काटा है तो। लेकिन एक बात बताओ सर, इंटरेस्ट का कोई लिमिट होता है? आंसर इज यस। लिमिट कितना होता है? तो देखो, एलओपी डीएलओपी के केस में कोई लिमिट नहीं है, जितना इंटरेस्ट है वो पूरा अलाउ हो जाएगा, बट एसओपी के केस में लिमिट होगा। जो एसओपी में 2 घर होते हैं उसका लिमिट होगा कितना। स्पेशल केस में अगर आपका केस आता है, स्पेशल केस का मतलब क्या होता है कि लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, लोन इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, और लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, देन कंस्ट्रक्शन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन। तो उस केस में आपको मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, ये जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, पार्किंग चार्जेस या सोसाइटी चार्जेस है, ये सब अलाउ नहीं होते हैं। ये सब अलाउ नहीं होते, नॉट अलाउड, बिकॉज आपको 30% एनएवी का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, तो बाकी कोई खर्चे अलाउ नहीं होते हैं। अब एक चीज समझना, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल रेंट कैसे निकालते हैं। आप सबसे पहले ले लीजिए रेंट रिसिव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। ये अनरियलाइज रेंट आपको लेस करना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये अनरियलाइज रेंट लेस तभी होगा जब आपको 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, आपकी जो टेनेंसी है वो टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, टेनेंट ने वो घर खाली कर दिया है, टेनेंट आपके किसी और घर में नहीं रह रहा है, और आपने कोई रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं रिकवरी के लिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो यहां पे आपका जो अनरियलाइज रेंट है वो आपका लेस हो जाएगा, अनरियलाइज रेंट को आप लेस कर देंगे। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, और क्वेश्चन के बाद में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, और मैंने बोला था ये थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है कि भैया जिस ईयर में आपने घर एक्वायर, जिस ईयर में घर आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, उससे पहले वाले जितने भी साल का इंटरेस्ट है दैट इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। यहां पे एक ईयर बोल रहा हूं, डेट नहीं बोल रहा हूं, ईयर। मतलब इस ईयर में अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो इस साल से पिछले वाले जितने भी सालों का इंटरेस्ट है दैट इज कॉल्ड योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। और जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन मिल जाता है कैसे? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा फ्रॉम द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। तो जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर से आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसका डिडक्शन है वो डिडक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, और बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं, घर पे ट्राई करिएगा जाके, और घर पे आपने शायद ट्राई किया होगा क्वेश्चन नंबर 8 को। नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको अभी अपन ट्राई कर लेते हैं। तो आपने अगर घर पे किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अच्छी बात है करके, ठीक है। चलो हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को लेके। तो आप अपनी बुक में आ जाइए, ये वाली बुक आपको मिली होगी करके, ठीक है। नहीं मिली है तो मिल जाएगी जल्दी ही, तो ये बुक आपको मिली होगी। तो चलिए हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार ट्राई करते हैं, और 8 को ट्राई करते हैं। 8 में क्या दे रखा है, चलिए ऑल पीपल
पे अटेंशन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है। कोई बोल रहा है 2,04,000 आया, कोई बोलता है 30,400 आया। लेट्स सी, देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि पूजा हैज वन हाउस प्रॉपर्टी इन द इंदिरा नगर इन मुंबई। तो इंदिरा नगर मुंबई में पूजा के पास एक ही घर है, एक हाउस प्रॉपर्टी है। शी स्टे विथ हर फैमिली इन द हाउस, वो अपनी फैमिली के साथ इस घर में रहती है। द रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड इज 25,000 पर मंथ है, मीन्स आजू बाजू में प्रॉपर्टी का रेंट 25,000 पर मंथ है। द म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 23,000 पर मंथ है। म्युनिसिपल टैक्स पे किया वो 8,000 पर मंथ, 8,000 है टोटल। द हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 2016 विद द लोन ऑफ 20 लाख टेकन फ्रॉम द SBI हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से उन्होंने लोन लिया था। द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 30th नवंबर 2017 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2017 तक का इंटरेस्ट आपका 1,50,000 था। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 मींस इन द करंट ईयर पूजा पेड 2,08,000 विच इंक्लूड 1,74,000 टुवर्ड्स द इंटरेस्ट। तो इस साल में उसने 2,08,000 पे किया जिसमें 1,74,000 एज अ इंटरेस्ट है। There is no principal repayment prior to this date. Compute Pooja's income from house property for the assessment year 22-23. आप मुझे पहले ये बता दीजिए ये प्रॉपर्टी कौन सी है, SOP है, LOP है या DLOP है? ये प्रॉपर्टी कौन सी है, SOP है, LOP है या DLOP है? चलो पहले इतना बता दीजिए आप मुझे कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, SOP है, LOP है या DLOP है? बताइए बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? सब लोग बोल रहे हैं ये प्रॉपर्टी SOP है। वेरी गुड। सो चलो तुम्हारा पहला टेस्ट तो यहां कंप्लीट हो गया कि ये प्रॉपर्टी SOP है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। उसने दे तो रखा है कि वो अपनी फैमिली के साथ इस घर में रहती है और जब वो फैमिली के साथ इस घर में रह रही है तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, रहने के लिए, बिजनेस प्रोफेशन के लिए भी नहीं है, SOP रहने के लिए। अब अपन एक काम करते हैं, यहां पे इनकम कैलकुलेट करते हैं। कैसे इनकम कैलकुलेट करेंगे? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर आपका 8 और क्वेश्चन नंबर 8 हाउस प्रॉपर्टी में पेज नंबर आपका 61। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 61। चलिए, बंदी का नाम है मिसेस पूजा। आपको प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए इनकम निकालनी है। हम यहां कंप्यूट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालेंगे। अब एक चीज समझना, यह हाउस प्रॉपर्टी कौन सी है? हाउस प्रॉपर्टी कौन सी है? SOP है। तो SOP में एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था SOP तो एग्जेम्प्ट होता है, SOP पे तो कोई टैक्स नहीं लगता। आंसर इज यस। तो SOP में हर चीज निल आती है, SOP में सिर्फ एक ही चीज लेस होती है, दैट इज इंटरेस्ट। तो SOP का इनकम या तो निल आएगा या नेगेटिव आएगा। और मैंने बोला था देवेश के नेगेटिव इनकम तो अच्छी बात है ना। SOP का जो नेगेटिव इनकम आएगा उससे तुम्हारे दूसरे इनकम से आप सेट ऑफ वगैरह मारोगे तो फायदा है ना, इस पे थोड़ी कोई टैक्स लगेगा SOP के केस में। तो SOP के केस में कोई टैक्स तो लगता है नहीं है। तो आपको मैंने बताया था, आप एक काम करिए, SOP के केस में हमेशा सीधा आपको NAV से ही चालू कर देगा, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू, क्योंकि बाकी तो सब चीजें डैश डैश ही आती है और आपका नेट एनुअल वैल्यू भी तो डैश ही आता है। नेट एनुअल वैल्यू जो है NAV है, वो NAV भी आपका क्या आ जाएगा? डैश, कुछ भी नहीं आएगा। अब एक बात समझना, इसमें से लेस होता है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 और डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में दो तरह के डिडक्शन होते हैं, A एंड B। एक तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV और दूसरा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब एक बात बताइए, यहां स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV भी डैश हो जाएगा क्योंकि डैश का डैश डैश, डैश का 30% डैश। अब एक बात समझना, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आएगा और वो आपको लेस करने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा।
चलिए इंटरेस्ट आपका कितना आएगा। तो आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में देखिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की भी बात की हुई है, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट अपन कैलकुलेट करेंगे। आप मुझे एक बात बता दीजिए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? देखिए आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का डेट देखिए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 नवंबर 2017 को। 31 नवंबर 2017 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो मैं आपको एक बात बोल दूं, जो 31 मार्च 2017 तक जितना इंटरेस्ट है वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस ईयर को छोड़ दीजिए, तो 17-18 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उसके पहले का जितने भी इंटरेस्ट रहेगा, तो 16-17 तक जितना भी इंटरेस्ट रहेगा, दैट इज 31 मार्च 2017 तक जितना भी इंटरेस्ट रहेगा वो तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं यहां पे लिखता हूं कि भैया आपका इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2017 is treated as pre-construction period interest. Pre-construction period interest, it will be allowed in 5 equal installment from the year in which construction was completed. कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड। तो मुझे एक बात बताइए, इंटरेस्ट कितना है आपका? 1,50,000 है। तो ये 5 ईयर्स में अगर आप अलाउ करोगे तो मैं बोलूं 30,000 आपको एवरी ईयर अलाउ होगा। एवरी ईयर अलाउ होगा कितना? 30,000। और बेटा ये 30,000 आपको कौन से ईयर से मिलना चालू होगा? ये जो 30,000 है ये आपको कौन से ईयर से मिलना चालू होगा? जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, दैट इज प्रीवियस ईयर आपका 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 एंड 21-22। तो भैया इन सब सालों में आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 30,000, 30,000, 30,000 एंड 30,000, ये तो तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन वाला है। अब एक बात बताओ, इस साल में तो आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट भी है, ये तो प्री वाला था, लेकिन इस साल का आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट भी है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 कितना है आपका? आई थिंक 174 है, या सो 174 है। तो एक बात बताइए, इस साल के लिए आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाता है? इस साल के लिए आपका टोटल इंटरेस्ट है, वो टोटल इंटरेस्ट हो जाता है 2,04,000, 2,04,000 आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया करके, ठीक है। और जब टोटल इंटरेस्ट 2,04,000 है, लेकिन आप एक बात बताओ, ये एसओपी है रहने के लिए, तो आपका स्पेशल केस या नॉर्मल केस, तो सबसे पहली चीज क्या, ये कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था? आंसर इज यस। क्या 1499 के बाद लिया था? आंसर इज यस। क्या कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हुआ या नहीं? तो देखो इसमें कोई डेट दे नहीं रखी है कि कौन सी डेट को क्या बोलते हैं लोन लिया था और कौन सी डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, ऐसा कुछ डेट नहीं दे रखा। लोन कब लिया था उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला हुआ। तो ये मेरा अजम्पशन रहेगा इस क्वेश्चन में कि 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ होगा, कि जब आपने लोन लिया होगा उस ईयर के एंड से 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ होगा, ये आपका अजम्पशन रहेगा। क्योंकि इन्होंने तो क्या बोला है कि लोन 2016 में लिया, ऐसा ही बोला हुआ है डायरेक्टली कि देखो पूजा ने ये क्या किया, ये ऐसा देगा, हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 2016 विद द लोन ऑफ 20 लाख रुपीस और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 2017
में हुआ, तो 2016 में उन्होंने लोन लिया होगा और 2017 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, तो ऐसा मैं बोल दूं 5 साल के अंदर अंदर हुआ होगा, तो ये स्पेशल केस में चला जाएगा। और जब स्पेशल केस में चला जाएगा तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 2 लाख का। कितना मिलेगा, 2 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन है, वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए अब यहां पे मैं लिख रहा हूं कि मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 24B, और आप लिख लीजिए 2 लाख रुपया। तो 2 लाख आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी में से यहां 2 लाख को मैं लेस कर दूंगा, तो हाउस प्रॉपर्टी का नेगेटिव इनकम आ जाएगा 2 लाख का। एसओपी के केस में नेगेटिव आएगा। चलिए इसको कॉपी करिए आप लोग, जो आपको बोर्ड पे दे रखा है 174, तो इस साल का है ना, गोपाल गोविंद गोपाल 174 इस साल का। देखिए ना आप उसको, लैंग्वेज को पढ़िए, लाइन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए ये सबसे पहला पार्ट था। चलो जिसका जिसका सही हो गया बहुत अच्छी बात है। जिसका जिसका सही हो गया बहुत अच्छी बात है। Kapil, sir, I have doubt in pre-construction period interest. Like why we have taken full amount of 1,50,000. म्यूनिसिपल टैक्सेस का क्या होगा? कुछ नहीं होता। आप पागल हो बच्चे, गोविंद गोपाल, आप बार बार कुछ भी पूछ रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो, आपने रिवाइज करके आए नहीं जो पढ़ाया था। आपको क्या बोला था, वो एसओपी के केस में सब चीजें डैश डैश होगी, एसओपी के केस में हर चीज डैश डैश होगी। आप रिवाइज करके आते ही नहीं हो, सीधा आके पूछ लेते हो म्यूनिसिपल टैक्सेस का क्या होगा। आपको बोला तो था। हाँ 2017 में भैया, 2017 31 मार्च के बाद का इंटरेस्ट पोस्ट में आएगा ना कपिल। आप मुझे एक बात बताइए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस ईयर के बाद का, वो ईयर और उसके बाद का इंटरेस्ट पोस्ट में आता है, उसके पहले का प्री में आ गया। यहां 2,08,000 कहां दिया है? अरे खजूर, वो 2,08,000 तो टोटल पेमेंट किया इस साल में, तो उसमें से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रहेगा ना खजूर। तो प्रिंसिपल का थोड़ी डिडक्शन मिलता है, सिर्फ इंटरेस्ट का मिलता है ना। $2,08,000 है, देखो 2,08,000 आपने टोटल पे किया है, उसमें से इंटरेस्ट इतना है और बाकी वाला प्रिंसिपल रहेगा। अरे बच्चों अकाउंट्स में ऐसा पढ़ा होगा ना, 2 पार्ट जाते, एक प्रिंसिपल का एक इंटरेस्ट का, तो वो बाकी वाला प्रिंसिपल रहेगा और 174 का इंटरेस्ट है। हाँ ओके सर। चलिए चलिए फटाफट इसको देख लीजिए।
चलिए डन बोलिए सब लोग, एक बार बोलिए डन। गोविंद गोपाल बोलिए डन। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, बोलो डन। चलिए आप एक बार डन बोलिए। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो। देखो दोनों नाम तुम्हारे एक ही भजन में है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। एक कंसेप्ट आता है, थोड़ी देर आप ढंग से देखना। अगर आप 2 मिनट ढंग से देखोगे ना तो ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। तो इस कंसेप्ट का नाम होता है, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी, कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी। क्वेश्चन ये आता है वैकेंसी का मतलब क्या होता है, समझना। हियर वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब होता है कि घर खाली पड़ा है, घर खाली पड़ा है, या मैं बोल सकता हूं घर पे ताला लगा हुआ है। बोलोगे हिंदी में क्या लिखा है आपने, तो देखिए वैकेंसी का मतलब होता है या तो घर खाली पड़ा है, मींस घर जो है वो खाली पड़ा है, या बोल सकते हैं अपन के घर पे भाई ताला लगा हुआ है, उसको बोलते हैं वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब घर पे ताला लगा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कि अगर एक टेनेंट खाली करके चला जाता है फिर दूसरा टेनेंट ढूंढने में टाइम लगता है। कभी कभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने घर क्या रहता है, खाली पड़ा रहता है, जिसमें कोई भी टेनेंट उस टाइम पे वहां पे नहीं है और घर है वो घर खाली पड़ा है। उसको अपन बोलेंगे वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें रह रहे हो, नहीं, वो वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी का मतलब होगा कि जब भी घर खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा है या घर पे ताला लगा हुआ है, उसको मैं बोलूंगा वैकेंसी करके। ठीक है, चलिए अब एक बात समझना, इधर देखो बेटा, जब आपको लिखना होगा मैं बता दूंगा, अभी आप कुछ नहीं लिखोगे। इधर देखो, एक बात बताओ मुझे, अपन ने जीएवी कैसे निकाला था? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू लेते थे, फेयर रेंट विच एवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो देखिए हुआ क्या, तो जीएवी अपन नॉर्मली कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जीएवी निकालते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट ले लो और एक्चुअल रेंट ले लो, विच एवर इज हायर ले लो। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में विच एवर इज हायर जो रहता है वही तो हमारा जीएवी बनता है, जो हायर रहता है वही तो हमारा जीएवी बनता है। अब एक चीज समझना, एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। इधर देखना बेटा, जैसे मान लो मेरा ये एक घर है और मेरा जो ये घर है, ये घर है मेरा जयपुर में। बहुत ही प्यारा घर है, एक एक पत्थर रख के मैंने बनाया था, जयपुर में मेरा घर है। अब एक चीज समझना, इस घर का रेंट पर मंथ है, वो मान लो रेंट पर मंथ है, वो मान लो यहां पे 30,000 रुपया है। 30,000 पर मंथ है, वो रेंट है, पर मंथ रेंट में लेता हूं 30,000। लेकिन इस घर में इस साल कुछ वैकेंसी थी, वैकेंसी थी वो 4 मंथ की थी, और 4 मंथ तक घर जो है वो मेरा वैकेंट रहा। 4 मंथ तक जो घर है मेरा, वो घर जो है वो मेरा वैकेंट रहा। कितने टाइम तक? 4 मंथ तक जो घर है वो मेरा वैकेंट रहा। अब एक बात समझना, यहां पे मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है वो फॉर एन एग्जांपल 3 लाख रुपए है। एक्सपेक्टेड रेंट है वो मेरा 3 लाख रुपए है। अब आप मुझे बताओ आप जीएवी कैसे निकालोगे? तो जीएवी निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लोगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो आप बोलोगे कि सर आपका एक्सपेक्टेड रेंट घर का कितना है? 3 लाख है, और हम क्या करेंगे? एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे। तो एक्चुअल रेंट जो होगा वो मुझे बताओ 8 मंथ का ही होगा। एक्चुअल रेंट है वो तो 8 मंथ का ही होगा, क्योंकि 4 महीने के लिए तो घर पे ताला लगा हुआ था, घर में वैकेंसी थी, कोई घर पे रह ही नहीं रहा था। वैकेंसी थी, हम तो चाहते थे भाड़े पे देना, कोई लेना ही नहीं चाहता था, तो 4 महीने का वैकेंसी था। अब एक बात बताओ, 30,000 पर मंथ के हिसाब से यहां एक्चुअल रेंट कितना हुआ होगा? तो मैं बताऊं 30,000 मल्टीप्लाई बाय आपका 8 मंथ तक आपको भाड़ा मिला होगा। तो मैं ऐसा बोलूं, यहां 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ, यहां तो 2,40,000 हो जाएगा एक्चुअल रेंट।
2,40,000 एक्चुअल रेंट हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे आप क्या करोगे, विच एवर इज हायर कर दोगे, और विच एवर इज हायर कितना आएगा, ये तो 3 लाख आ जाएगा। अब आप बोलोगे ये तो गलत हो रहा है ना, ये तो गलत हो रहा है ना भाई। आप लोग क्या कर रहे हो कि ये एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी बना रहे हो, मेरा ये एक्चुअल रेंट कम है, लेकिन ये कम क्यों है, क्योंकि मेरा घर वैकेंट था, मैं घर भाड़े पे देना चाहता था, कोई लेना नहीं चाहता था, इसमें मेरी क्या गलती। आप अगर यहां पे 3 लाख को जीएवी बना दोगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। मैं यहां पे गवर्नमेंट से बोलता हूं, मैं यहां पे निर्मला सीतारमण जी से बोलता हूं कि निर्मला जी प्लीज आप मुझे यहां पे माफ करिए, क्योंकि देखो मैंने क्या गलती की है, मेरा घर खाली पड़ा था, उसमें मेरी क्या गलती है। आप तो क्या कर रहे हो, आप तो बोल रहे हो एक्सपेक्टेड रेंट है वो हायर है और एक्चुअल रेंट से हायर है, तो हम एक्सपेक्टेड रेंट है उसको जीएवी बना देंगे, 3 लाख पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा एंड ऑल। बट मैं बोलता हूं यार मेरा वैकेंसी था, मेरा घर खाली पड़ा था, मैं तो भाड़े पे देना चाहता था, कोई लेना नहीं चाहता था, इसमें मेरी क्या गलती है। तो यहां निर्मला सीतारमण जी बोलती है कि आप एक काम करिए, अगर आप सबसे पहले लीजिए एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट, ये दोनों मिला के अगर इससे ज्यादा या इक्वल हो जाते हैं, कौन कौन सा, एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट, ये दोनों मिला के अगर एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा हो जाते हैं या इक्वल हो जाते हैं, इस एक्सपेक्टेड रेंट के इक्वल या ज्यादा हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, ये एक्चुअल रेंट है ना, उसी को हम आपका जीएवी बना देंगे, ये हायर लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये हायर वाला जो फंडा है, ये हायर वाला फंडा नहीं चलेगा, ये जो हायर वाला फंडा है, ये हायर वाला फंडा है, ये नहीं चलेगा। अब किसी ने बोला एक्सपेक्टेड रेंट 3 लाख कैसे आया, भगवान क्या करूं, विधवा कर रहे हो तुम लोग मुझे, है ना, मैं चूड़ियां फोड़ दूं, यहां पे मंगलसूत्र निकाल दूं। अरे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल में मैंने बोला कि मान लो एक्सपेक्टेड रेंट 3 लाख है, तो बोले कैसे कैलकुलेट किया, थप्पड़ खानी है सुबह सुबह करके, ठीक है सुबह सुबह क्या पी के आए हो, चाय पी ली थी सिर्फ, हाँ तो देखो ये एग्जाम्पल था, पागल बच्चे, इधर देख इधर देख, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दे। हाँ वापस से मैं मैसेज ही बंद कर देता हूं, ठीक है, कुछ भी पूछते हैं सच्ची, मतलब 3 लाख कैसा पूछते हैं पता, 3 लाख कैसे कैलकुलेट किया करके, ठीक है, ऐसा भी पूछा कि कैसे कैलकुलेट किया, वाह। चलो मैं काम करता हूं, मैंने मैसेज बंद कर दिया। चलो इधर देखो सब लोग, हुआ क्या, एक मेरा घर है, वापस से एक जयपुर में घर है, और ये जयपुर का घर मैंने भाड़े पे दिया हुआ है 30,000 पर मंथ में, लेकिन 4 महीने घर खाली पड़ा था, क्योंकि कोई टेनेंट मिल ही नहीं रहा था, तो 4 महीने घर खाली पड़ा था, दैट वाज वैकेंसी। इसका एक्सपेक्टेड रेंट आता है 3 लाख। एक्सपेक्टेड रेंट ये इमेजिनरी फिगर लिया है, कहीं कैलकुलेट नहीं किया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने एक्सपेक्टेड रेंट 3 लाख लिया, एक इमेजिनरी फिगर लिया है, ठीक है। अब एक बात समझना, तो यहां पे क्या होता है हमेशा, तो कि जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर है, वो आपका जीएवी बन जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट ये वाला 3 लाख जो था मैंने यहां पे ले लिया, और ये एक्चुअल रेंट कैसे आया होगा, रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। तो यहां रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कितना हुआ होगा आपका, 8 मंथ का हुआ होगा, क्योंकि 4 मंथ का तो रिसीवेबल भी नहीं हो सकता क्योंकि खाली पड़ा था घर, तो 4 महीने का तो कोई एक्चुअल रेंट आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो 8 मंथ का एक्चुअल रेंट आया होगा, 8 मंथ मल्टीप्लाई बाय 30,000, इट्स कम्स टू द 240। अब आप बोलोगे हम विच एवर इज हायर को जीएवी बना देंगे, बट ये तो गलत है ना। मैं बोलूंगा कि यार ये तो गलत है ना, आप ये एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी बना रहे हो, लेकिन मेरा घर खाली पड़ा था, उसका क्या, मैं तो चाहता था किसी को भाड़े पे देना, कोई ले ही नहीं रहा था, कोई लेने वाला ही नहीं था भाड़े पे, उसमें मेरी क्या गलती। यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं टेंशन ना लो। यहां निर्मला सीतारमण जी बोलती है कि अगर मान लो तुम्हारा एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट, ये दोनों मिला के अगर इस एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा या इक्वल हो जाते हैं, इस एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा या इक्वल हो जाते हैं, तो टेंशन ना लो, ये हायर वायर लेने की जरूरत नहीं है। जो एक्चुअल रेंट है ना, उसी को हम आपका जीएवी बना देंगे, जो एक्चुअल रेंट है उसी को हम आपका जीएवी बना देंगे। तो कैसे करेंगे, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, जैसे मैं इसी एग्जांपल को यहां पे फिट करता हूं। एक बात बताओ मुझे, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका 3 लाख है, जो इमेजिनरी फिगर है, ठीक है,
अब एक बात बताओ, एक्चुअल रेंट कितना है आपका? 2,40,000 है। मुझे एक बात बताओ, वैकेंसी रेंट कितना होगा? अगर वैकेंट नहीं होता तो मुझे कितना पैसा मिलता? दैट इज कॉल्ड वैकेंसी रेंट। तो वैकेंसी रेंट है वो मुझे, मैं बताऊं, 4 महीने का 30,000 के हिसाब से अगर मिलता तो यहां पे 1,20,000 होता। अब एक बात बताओ, अगर मेरा घर वैकेंट नहीं होता, अगर मेरा घर वैकेंट नहीं होता तो मैं बताऊं यहां पे तो मेरा एक्चुअल रेंट 3,60,000 हो जाता। भाई अगर मेरा घर वैकेंट नहीं होता, वैकेंसी नहीं होती, घर खाली नहीं होता, तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना हो जाता? 360 हो जाता। तो भैया इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी कोई गलती नहीं है। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर ये एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट ये दोनों मिला के अगर इससे ज्यादा हो सकते हैं, हो जाते, इससे ज्यादा हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में ये एक्चुअल रेंट है ना, यही तुम्हारा क्या बन जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। जो एक्चुअल रेंट है वो एक्चुअल रेंट ही आपका क्या बन जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो बन जाएगा। ये एक्चुअल रेंट है, ये एक्चुअल रेंट ही आपका क्या बन जाएगा? जीएवी बन जाएगा। ये हायर करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब एक बात बोलूं, मेरे वर्ड्स पे अब ध्यान देना जो मैं बोलने जा रहा हूं। मैं ये बोलूं कि भाई यहां पे ये जो है, ये 3 लाख जो है वो नहीं लेना, फिर मेरे को 240 है वो ही यहां जीएवी बन जाएगा। यहां पे अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो ऐसा बोलूं कि देखो बेटा, यहां पे मेरा एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से। ये एक्सपेक्टेड रेंट 3 लाख है और एक्चुअल रेंट सिर्फ 240 है। ये कम है, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? मैं बोलूं वैकेंसी है। अगर वैकेंसी ना होता बाबू, अगर वैकेंसी ना होता करके, ठीक है, अगर वैकेंसी नहीं होती तो आप एक बात बताओ, मेरा एक्चुअल रेंट तो ज्यादा ही था, 360 था। मैं थोड़ी कोई चीटिंग कर रहा था, मैंने कोई चीटिंग नहीं की ना यहां पे। भाई मेरा जेन्युइन केस में ये एक्चुअल रेंट कम है, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? कारण है ये वैकेंसी। अगर वैकेंसी ना होता बाबू तो उस केस में ये तो हमारा 360 हो जाता, जो कि तुम्हारे एक्सपेक्टेड से तो ज्यादा ही था, तुम्हारे एक्सपेक्टेड से तो ज्यादा ही था। हम थोड़ी कोई चीटिंग कर रहे थे, हम कोई चीटिंग नहीं कर रहे थे। तो इस केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं कोई बात नहीं, आपका जो एक्चुअल रेंट है ना वही आपका जीएवी बन जाएगा। जो एक्चुअल रेंट है वो एक्चुअल रेंट ही आपका क्या बन जाएगा? जीएवी बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो लोगों ने चीटिंग करना चालू किया, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मैंने क्या किया पता है? मेरा जो एक्चुअल रेंट है वो रेंट 30,000 पर मंथ ना लेके मैं कैश वैश में रेंट लेता था, और मैंने बोला कि मेरा तो रेंट पर मंथ सिर्फ 7,000 है। मैं तो क्या बोलता हूं कि मेरा रेंट पर मंथ सिर्फ 7,000 है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां एक्सपेक्टेड रेंट लिखूंगा, यहां लिखूंगा एक्चुअल रेंट, यहां लिखूंगा वैकेंसी रेंट, अब एक बात बताओ मुझे, मेरा एक्सपेक्टेड रेंट इज 3 लाख रुपीज। नाउ एक्चुअल रेंट कितना होगा? एक्चुअल रेंट इज 7,000 पर मंथ। तो मैं आपको बोलूं 7,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ के लिए लेट आउट था तो ये 56,000 था। हाँ भाई, प्लस वैकेंसी रेंट। कितने महीने के लिए घर खाली पड़ा? 4 महीने के लिए खाली था। तो 4 महीने के लिए अगर मैं 7,000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होता है 28,000। एक बात बताओ, यहां पे तो इन दोनों को मिला के भी बेटा एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है। यहां पे तो इन दोनों को मिला के भी तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है। इसका मतलब आप कुछ ना कुछ झोल कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप चीटिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप क्या कर रहे हो? फ्रॉड कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कमी रेंट ले रहे हो और बाकी सब रेंट है वो आप कैश में ले रहे हो। ऐसा हो रहा है यहां पे। क्योंकि एक बात बताओ, यहां निर्मला जी बोलती है कि अच्छा तुम बोलते हो घर वैकेंट था, बट तुम्हारा वैकेंट नहीं भी होता, अगर मान लो तुम्हारा वैकेंट नहीं भी होता तो 56,000 प्लस 28,000 ये कितना, आप इसकी टोटल कितनी आती? सिर्फ 84,000 आती। अरे तो भी तो तुम्हारे एक्सपेक्टेड से कम था। अगर वैकेंट नहीं भी होता, तुम्हारा घर वैकेंट नहीं भी होता, नहीं होता खाली करके, ठीक है, तो तुम्हारा एक्चुअल रेंट कितना होता? सिर्फ 84,000 होता। अरे वो तो कितना कम है, 84,000 तो 3 लाख से कितना कम है। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि उस केस में ये 3 लाख है ना, ये तुम्हारा जीएवी बन जाएगा। इस केस में फिर वैकेंसी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जीएवी जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट है, वो एक्सपेक्टेड रेंट आपका जीएवी है, वो जीएवी बन जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, सब मैं लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो। विद एग्जांपल्स मैं यहां पे लिखने वाला हूं। अब मैं जो एग्जांपल्स लिख रहा हूं वो आपको भी लिखना है, बट उस लिखने से पहले एक बार आप इधर ध्यान दे दो।
एक बार और आप ध्यान दे दो इसी कंसेप्ट को, एक बार मैं वापस पढ़ा रहा हूं करके, ठीक है, आप इधर ध्यान दे दीजिए एक बार। देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं जिस कंसेप्ट को हम बोलते हैं वैकेंसी कंसेप्ट करके, ठीक है। और एक बात समझना, आपको क्या करना है, जब भी वैकेंसी आपको दिख जाती है, नॉर्मली तो हम क्या करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रहता है, इन दोनों में से जो भी हायर रहता है उस हायर को अपन जीएवी बनाते हैं। नॉर्मली इन दोनों में से जो हायर रहता है उस हायर को अपन जीएवी बनाते हैं, लेकिन जब भी वैकेंसी का कंसेप्ट आता है तो आपको यह फॉलो नहीं करना है, आपको यह हायर वाला नहीं लेना है। जब भी वैकेंसी का कंसेप्ट आता है तो आपको यह हायर वाला नहीं लेना है, आपको चेक करना है। आप कैसे चेक करेंगे? आप चेक करेंगे, सबसे पहले लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट और फिर इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट से। अगर मान लो ये एक्सपेक्टेड रेंट से एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट मोर देन इक्वल टू हो जाता है, तो उस केस में जो तुम्हारा एक्चुअल रेंट है ना, इस एक्चुअल रेंट को ही आप एक काम करिए, सीधा जीएवी बना लीजिए। लेकिन अगर मान लो दूसरा आप कंपेयर करते हो वापस एक्चुअल रेंट और एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट को आप कंपेयर करते हो और एक्सपेक्टेड रेंट अगर ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में बेटा जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट आपका जीएवी है, वो जीएवी बन जाएगा। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा जब भी किसी भी क्वेश्चन में वैकेंसी आती है। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको वैकेंसी का फंडा मिल जाता है, तो वैकेंसी का फंडा मिलता है, तो उस केस में आपको जो है वो ये ध्यान देना पड़ेगा जो मैंने आपको यहां पे लिखा के दिया है। तो देखिए दो पार्ट है। सबसे पहली चीज, आप एक काम करिए, पहले एक्सपेक्टेड रेंट ले लीजिए, फिर आप लीजिए एक्चुअल और वैकेंसी रेंट की टोटल करिए। देखो अगर ये एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट दोनों मिला के अगर एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि भाई आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से कम है। उसके पीछे का रीजन जो है, उसके पीछे का जो कारण है, उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो वैकेंसी है। तो चलो कोई बात नहीं, हम आपके एक्चुअल रेंट को जीएवी बना देंगे। बट मान लो कुछ और ही कारण है, मींस एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट ये दोनों मिला के भी एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, तो उस केस में तो फिर क्या करेंगे, हम जो एक्सपेक्टेड रेंट है उसी को क्या बना देंगे, हम जीएवी है वो जीएवी बना देंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब कुछ एग्जांपल लिखते हैं, इधर देखिए, आप भले बाद में लिख लेना। इधर देखिए, जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, और एग्जाम्पल नंबर 1 में मान लो एक्सपेक्टेड रेंट है वो आपका 3 लाख है। अब रेंट पर मंथ है, वो रेंट पर मंथ आपका 30,000 पर मंथ है। और मान लो इस केस में आपका जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपको 3 मंथ्स का है। तो इस केस में आप क्या करोगे? तो आप देखोगे कि सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट कितना है और प्लस वैकेंसी रेंट कितना है। तो हमने देखा कि एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट आपका 3 लाख है। अब आप एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करोगे तो एक्चुअल रेंट आपका रेंट पर मंथ है वो 30,000 है। आपका वैकेंसी है वो 3 मंथ का है, तो 9 मंथ का तो एक्चुअल रेंट आएगा, 9 मंथ का तो एक्चुअल रेंट आएगा। तो 9 मंथ मल्टीप्लाई बाय 30,000 करोगे तो आपका 2,70,000 है, वो आपका एक्चुअल रेंट हो जाएगा। वैकेंसी रेंट कितना है? तो वैकेंसी रेंट 3 मंथ का तो मैं बता दूं 90,000 वैकेंसी रेंट हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये दोनों मिला के इससे एक्सपेक्टेड से ज्यादा या इक्वल हो रहे हैं क्या? आंसर इज यस, ये तो ज्यादा हो रहा है। तो उस केस में बेटा एक्चुअल रेंट है वो ही तुम्हारे को क्या लेना है, जीएवी है। तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो यहां पे आपको 2,70,000 है, वो लेने का है। लेकिन मान लो एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या हुआ? एग्जाम्पल नंबर 2 में मान लो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है वो तो 3 लाख है, एक्सपेक्टेड रेंट 3 लाख है। उसके बाद आपका रेंट पर मंथ है वो 20,000 पर मंथ है। एंड मान लो आपका जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपको 1 मंथ का है। तो देखिए एक्सपेक्टेड रेंट आपका 3 लाख है, रेंट पर मंथ है वो आपका 20,000 पर मंथ है, और वैकेंसी जो है वो आपका मान लो यहां पे 1 मंथ का है। तो आप क्या करोगे, देखोगे एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट कितना है, वैकेंसी रेंट कितना है। तो देखिए यहां एक्सपेक्टेड रेंट आपका 3 लाख है। अब एक बात समझना, यहां पे एक्चुअल रेंट आपका कितना होगा, 11 मंथ का आएगा। तो 11 मंथ का 2,20,000 हो जाएगा, और वैकेंसी रेंट कितना है आपका 20,000 है। तो मुझे एक बात बताइए, वो 240 हो रहा है, उन दोनों की टोटल करोगे तो भी 240 हो रहा है। तो यहीं पे एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका क्या बन जाएगा, जीएवी है वो बन जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करूं तो एग्जाम्पल
एग्जाम्पल नंबर थर्ड में मान लो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट है वो 3 लाख है। अब एक बात समझना, यहां पे रेंट पर मंथ है वो मान लो 25,000 पर मंथ है, एंड यहां पे आपकी वैकेंसी दे रखी है, वो वैकेंसी मान लो 4 मंथ्स की है। तो उस केस में क्या होगा, आप देखोगे एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट और वैकेंसी रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट आपका कितना है, मैंने यहां पे 3 लाख दे रखा है। यहां पे एक्चुअल रेंट कितना आएगा, 8 मंथ का आएगा, 8 मंथ मल्टीप्लाई बाय 25,000 तो 2 लाख आ जाएगा। वैकेंसी रेंट कितना होगा, 4 मंथ का आएगा, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ आपका 1 लाख आ जाएगा। अरे बबुआ यहां तो इक्वल हो गया। अगर इक्वल है तो उस केस में भी भैया आपका जो एक्चुअल रेंट है वो क्या बन जाएगा, जीएवी है वो जीएवी बन जाएगा। चलिए आप एक काम करिए, यहां से कॉपी मारना चालू करिए और फटाफट आप यहां से कॉपी मारिए। 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं बैक टू बैक चिपका के, वो तीनों एग्जाम्पल को कॉपी करिए और जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको आप लिख लीजिए। ऊपर का आपको जो लिखा हुआ वो नहीं लिखना है, यहीं से आपको लिखना है। हो जाए तो बोलिए डन। अच्छा तीसरा एग्जांपल और है अभी तो। अरे बट वैकेंसी आप अपनी मर्जी से नहीं बता सकते ना, अगर घर भाड़े पे है तो आप वैकेंट कैसे बता दोगे, ये बोलता है हम तो वैकेंसी ही बताएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। घर भाड़े पे वैकेंसी कैसे बताओगे, वो चेक करने आएंगे इनकम टैक्स वाले तो। कुछ भी दिमाग लगाते हो। डन पीपल। कॉपी मारो कॉपी मारो कॉपी मारो फटाफट।
डन पीपल। चलो अब एक बात बताओ मुझे, उसके बाद एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। तो अभी कंसेप्ट ही पढ़ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। एक बात बताओ, ऐसा भी तो कभी कभी होता है कि घर आधा भाड़े पे दिया और आधा खुद का है, ऐसा हो सकता है ना? आधे में खुद रह रहे, आधा घर भाड़े पे दिया। इज इट पॉसिबल और नॉट? आंसर इज यस। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मेरा एक घर है, मैं हेडिंग देता हूं पहले, दैट इज पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी। हेडिंग देता हूं दैट इज पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी, और पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिख रहा हूं एरिया वाइज। एरिया वाइज मींस अगर पार्ट एरिया लेट आउट है, पार्ट एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड। ऐसा बहुत बार पीजी के केस में होता है कि मेरे घर में 2 रूम खाली थे, मैंने भाड़े पे दे दिए, बच्चों को बोला बच्चों को रहो यहाँ पढ़ाई करो और भाड़ा 2 महीने का, दैट इज पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी। बहुत बार तो बताते ही नहीं है, बट अगर बताते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, तो जैसे मान लो ये मेरा घर है, अब इस घर को मैंने क्या किया, ये घर है, अब इसका 40% एरिया जो था ना, वो तो मैंने लेट आउट कर दिया। मान लो 40% ये वाला जो एरिया था, ये मैंने लेट आउट कर दिया 40%, मींस 40% एरिया जो था वो मैंने लेट आउट कर दिया, एंड रिमेनिंग वाला जो 60% एरिया है वो मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है मींस आप 40% लेट आउट और 60% सेल्फ ऑक्यूपाइड। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर ऐसा होता है कि कुछ घर का कुछ पार्ट आपने लेट आउट कर दिया है, कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया है, तो आप एक काम करिए, उसको फिर 2 घर मानिए। उसको फिर आप 2 घर मानिए कि जो लेट आउट वाला पोर्शन है ना, उसको तो आप मान लीजिए एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी, एंड जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पार्ट है ना, उसको आप मान लीजिए एसओपी। आप एक काम करिए कि अगर ऐसा हो जाए कि कुछ पार्ट ऑफ द एरिया जो है वो आपने लेट आउट किया है और कुछ पार्ट आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, तो आप एक काम करिए कि जो लेट आउट वाला पोर्शन है उसको मान लीजिए एलओपी, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है उसको मान लीजिए आप एसओपी। तो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड 60% हो जाएगा एसओपी और 40% हो जाएगा एलओपी। लेकिन एक चीज समझना सर, एक बात बताइए, जो भी म्युनिसिपल वैल्यू रहेगा या जो भी फेयर रेंट रहेगा या जो भी स्टैंडर्ड रेंट रहेगा या म्युनिसिपल टैक्सेस रहेगा या जो इंटरेस्ट रहेगा, सर ये तो पूरे घर का होगा। ये तो पूरे घर का होगा ना। जो म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, म्युनिसिपल टैक्सेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये तो पूरे घर का रहेगा। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं आप एक काम करिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए इन द रेशियो ऑफ द एरिया। आप एरिया के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। आप एक काम करिए, इसको एरिया वाइज है, वो एरिया वाइज आप इसको डिवाइड कर दीजिए। भाई सीधी सी बात है, म्युनिसिपल वैल्यू है उसको 40-60 कर दीजिए, फेयर रेंट को आप 40-60 कर दीजिए, तो एसओपी में तो कुछ आएगा ही नहीं। एसओपी में तो हर चीज नील नील आती है। सिर्फ एसओपी में तो इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। बट जो तुम्हारा एलओपी रहेगा उसमें तो सब चीजें आएगी, एलओपी में तो सब चीजें आएगी। अब एक चीज समझना, आप हर चीज को डिवाइड करेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना आप कभी भी एक्चुअल रेंट को डिवाइड नहीं करेंगे। एक्चुअल रेंट को आप डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो हमेशा कौन से पोर्शन के लिए होगा? वो तो एलओपी पोर्शन के लिए ही होगा। भाई एक्चुअल रेंट है वो तो आपने भाड़े पे दिया होगा, उसी पोर्शन के लिए तो होगा, वो थोड़ी सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए थोड़ी होगा एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट है वो तो सिर्फ एंड सिर्फ आपके एलओपी पोर्शन के लिए ही होगा, बाकी के लिए नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट को डिवाइड नहीं करेंगे, बाकी जो भी चीजें हैं आपकी म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब चीजों को आप डिवाइड कर देंगे। अब एक और चीज समझना, जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट अगर मान लो जो एसओपी के टूवर्ड्स जाएगा, उस एसओपी में तो आपके इंटरेस्ट की लिमिट लग जाएगी 30,000 या 2 लाख की। लेकिन जो भी एलओपी वाले पार्ट का इंटरेस्ट रहेगा वो आपको फुल्ली अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करके, ठीक है, वो आपको फुल्ली अलाउ हो जाएगा। तो इंटरेस्ट जब आप डिवाइड करेंगे तो जो एसओपी वाला पार्ट है उसमें तो लिमिट लगती है 30,000 और 2 लाख की, बट एलओपी वाले पार्ट में कोई भी लिमिट नहीं लगेगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। लिखिए जैसा मैं लिखता हूं, आप सबसे ऊपर हेडिंग दे दीजिए पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी और ब्रैकेट में लिखिए एरिया वाइज।
लिखिए पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज। लिखिए इसमें अंडरलाइन करिए और फिर लिखिए इफ सम एरिया ऑफ हाउस प्रॉपर्टी is laid out if some area of house property is laid out and remaining area is self occupied then laid out portion is treated as LOP, then laid out portion is treated as LOP and self occupied portion is treated as SOP. Self occupied portion is treated as SOP. In this case municipal value comma fair rent comma standard rent, municipal value comma fair rent comma standard rent comma municipal taxes comma interest on loan should be divided between SOP and LOP. Municipal value, fair rent, standard rent, municipal taxes, interest on loan should be divided between SOP and LOP on area basis. Underline the word area basis. On area basis, full stop. Actual rent never be divided as it is always for LOP, ये हमेशा LOP के लिए ही रहेगा। अब एक काम करिए, उसके बाद आप लिख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन को भी डिवाइड करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन को जब आप डिवाइड करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी LOP का इंटरेस्ट आता है वो फुल इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, फुल इंटरेस्ट अलाउड, बट जो भी SOP पोर्शन का इंटरेस्ट आता है वो मैक्सिमम 30,000 नॉर्मल केस में या 2 लाख स्पेशल केस में अलाउड। तो मैक्सिमम 30,000 या आपका 30,000 या 2 लाख उतना ही अलाउ होगा। चलिए डन, बोलिए डन डना डन डन, डन डना डन।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप अपनी बुक से, क्वेश्चन नंबर 9 आप अपनी बुक से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। डन डना डन डन, अमन बोलता है डन डना डन। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 9 पे, और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेम ओन्स अ हाउस इन मद्रास। मद्रास में प्रेम के पास एक घर है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, 2/3 of the portion of house was self-occupied and 1/3 portion was let out for the residential purpose at the rent of 8,000 per month. उस बंदे ने क्या किया समीक्षा कि इसने एक घर है, 2/3 है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 1/3 उसने भाड़े पे दे दिया। तो भाड़े पे दे दिया 1/3, तो 1/3 आपका एलओपी हो गया और 2/3 आपका एसओपी हो गया। चलिए, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 3 लाख पर एनम। फेयर रेंट है वो आपका 2,70,000 पर एनम है। अमृतसर में बुक नहीं आई ऐसा, मतलब अमृतसर तो सबसे पास में, शायद भेज दी होगी। मैं आज एक बार वापस टीम से चेक करूंगा। मैंने वहां पे सॉफ्ट कॉपी डाला है, उसमें ड्राइव में, आपके ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी डाला है, तो आप उसको मोबाइल में ले लीजिए अगर आप सेंटर पे देख रहे हैं तो, या अगर आप यहाँ पे भी देख के कर लोगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पे है, एक बार फोटो ले लीजिए, इसका चाहिए तो फोटो ले लीजिए और फिर आप एक बार देख लीजिए करके, ठीक है। क्वेश्चन है छोटे छोटे, डोंट वरी अबाउट दैट, सॉल्यूशन तो अपन ऐसे भी उसमें करने वाले हैं बुक में। तो देखिए, प्रेम के पास एक घर है, बट आज मैं टीम से चेक करता हूं, और मैं आज टीम से चेक करके और मैं आपको करवाता हूं। उड़ीसा में भी नहीं आई, अच्छा उड़ीसा में तो बड़ा दूर पड़ता है, तो दिल्ली से लेकिन बुक डिस्पैच सब जगह हो गई थी। मेरे को भी मिल गई मुंबई में, कल मेरे को खुद को मिल गई। चलो चलिए इधर देखिए, प्रेम ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन मद्रास, वापस से अपन देखेंगे, यहां तक हो गया था। म्युनिसिपल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी का 3 लाख पर एनम है। फेयर रेंट 2,70,000 पर एनम है। स्टैंडर्ड रेंट 3,30,000 है। ही पेड द म्युनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर। उसने इस साल में क्या किया, 10% म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया है। वो म्युनिसिपल वैल्यू का लोगे, ऑब्वियसली चीजें दे नहीं रखा है बट वही लोगे। लोन ऑफ 25 लाख वॉज टेकन बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर 2017 में लिया था फॉर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, और इस साल में इंटरेस्ट ऑन द लोन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20-21 वॉज 1,20,000। कंप्यूट प्रेम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। यहां पे बेटा एक करेक्शन करना है, यहां पे जो ये प्रीवियस ईयर 20-21 दे रखा है ना, इसकी जगह आपको 21-22 करना है। जिनके पास बुक है वो कर लीजिए, जिनके पास बुक नहीं है मैं लास्ट में करा दूंगा आपको, ठीक है। आपके पास बुक आएगी तब मैं करा लूंगा। यहां पे इस साल में इंटरेस्ट है वो 1,20,000 पे किया, पैसा आपको करना है। प्रीवियस ईयर 21-22 में, प्रीवियस ईयर 21-22 में आपने जो इंटरेस्ट है वो 21-22 में 1,20,000 पे किया। डन। चलिए अब अपन इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। इधर देखना बेटा सब लोग, तो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर प्रेम, सलमान खान नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। चलो, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालेंगे, तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालने के लिए जब भी पार्टली लेट आउट है एरिया वाइज, तो आप उसको 2 प्रॉपर्टी मान लोगे। जो आपका लेट आउट वाला पोर्शन है उसको एलओपी मानिए, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है उसको एसओपी मानिए। ठीक है, 1/3 एलओपी है, बाकी एसओपी है। एक बार पहले पूरा फॉर्मेट बना दे, फिर अपन डेटा फीड कर देंगे। तो फॉर्मेट बना लीजिए मेरे साथ साथ आप भी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 ना, पेज नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 61। चलिए सबसे पहले
म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा फेयर रेंट, इसमें से जो आता है वो हायर ले लो, स्टैंडर्ड रेंट जो बनता है वो एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक बात बताओ, इसमें कोई ऐसा वैकेंसी वाला कंसेप्ट तो है नहीं, एक्चुअल रेंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी बोल सकता हूँ मैं इसको, माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, यहाँ पे आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू NAV माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए चलिए अब अपन मैं बात करूं अगर एसओपी की, तो एसओपी में तो हर चीज डैश पे डैश आती है, डैश 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 डैश, सिर्फ एक ही चीज आती है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब एक चीज समझना, यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको दे रखा है 1,20,000, आप देख सकते हैं आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो दे रखा है वो आपको 1,20,000 दे रखा है। तो इसको आप क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो आप डालेंगे एसओपी में जो कि 2/3 है, और दूसरा आपका एलओपी जो कि 1/3 है। तो एक बात बताइए, यहां पे आपको 80,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा एसओपी में, और दूसरा 40,000 आ जाएगा एलओपी में। अब एक बात बताइए, यहां पे 80,000 पूरा अलाउ होगा क्योंकि मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं, एसओपी में मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आपका 80,000 यहां पे पूरा अलाउ हो जाएगा, तो ये -80,000 इनकम हो जाएगी एसओपी की। और एलओपी में आपका 40,000, क्योंकि एलओपी में तो कोई लिमिट ही नहीं होता, तो आप 40,000 ले लीजिए। अब अपन डेटा को फीड करते हैं। चलिए आप 1 मिनट के लिए रुक जाइए। आप सबसे पहले देखिए म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, आप सबसे पहले देखिए म्युनिसिपल वैल्यू कितना है। यहां पे आप मुझे बताइए, म्युनिसिपल वैल्यू जो दे रखा है इस क्वेश्चन में, वो म्युनिसिपल वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 3 लाख दे रखा है। तो 3 लाख जब आपको म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, तो मुझे बताइए 1/3 में कितना होगा, क्योंकि आपको एरिया वाइज उसको बांटना है। तो 1/3 के लिए आप देखेंगे तो यहां पे आपका 1 लाख आ जाएगा, ऐसे का ऐसे। ये 1 लाख कैसे आया, 1/3 आया। 1/3 के लिए आपका 1 लाख आ गया, ऐसे का ऐसे। आप फेयर रेंट को भी डिवाइड करिए, फेयर रेंट आपको दे रखा है 270, तो ये आपका 90,000 आ जाएगा। विच एवर इज हायर आपका 1 लाख आ गया। क्या स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, आंसर इज यस। कितना दे रखा है, 3,30,000 दे रखा है। तो स्टैंडर्ड रेंट 3,30,000 दे रखा है, तो आपका 1,10,000 आ जाएगा। यहां पे आपका लोअर है वो 1 लाख आ जाएगा। अब एक बात बताइए, आप यहां एक्चुअल रेंट देखिए, तो एक्चुअल रेंट आपको 8,000 पर मंथ मिलता है, और 12 महीने का कितना रहेगा, तो 96,000 रहेगा। विच एवर इज हायर आपका 1 लाख आ गया। अब एक बात बताइए, म्युनिसिपल टैक्सेस कितना पे किया, तो ईशा म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में बोला हुआ है 10% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। तो एक काम करिए, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सीधा 3 लाख का म्युनिसिपल वैल्यू है, तो 3 लाख का सीधा 10% निकाल दीजिए,
और 3 लाख का 10% निकालने के बाद में आप एक काम करिए, 30,000 आया, 30,000 को 2/3 1/3 डिवाइड करिए। नहीं तो आप एक काम करिए ना, सीधा ये म्युनिसिपल वैल्यू है तो सीधा इस म्युनिसिपल वैल्यू का 10% ले लीजिए। भाई ये जो म्युनिसिपल वैल्यू है, इस म्युनिसिपल वैल्यू का सीधा ही आपको क्या करना है, इधर 10% है, वो 10% आपको लेना है। तो जब यहां 10% अपन लेंगे तो आपका 10,000 आ जाएगा, तो यहां पे 90,000 है, ये आपका एनएवी आ गया। अब 90,000 का 30% कितना आता है, 27,000 आता है, तो 27,000 आप ये ले लीजिए। अब 27,000 आपने ये ले लिया, तो 90,000 माइनस 27,000 माइनस 40,000, इट्स कम्स टू द 23,000 का पॉजिटिव इनकम आया। अब एक बात बताओ, नेट आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जो सेट ऑफ करने के बाद आएगा तो यहां तो नेगेटिव आ जाएगा, कितना, तो 23,000 माइनस 80,000 आप करेंगे तो 57,000 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया। 57,000 है, वो 57,000 हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया सब सेट ऑफ करने के बाद करके। ठीक है, चलिए इसको आप एक काम करिए, फटाफट इसको कॉपी करिए, फटाफट इसको कॉपी करिए। जिनका हो गया हो वो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जिनका हो गया हो वो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नहीं नहीं, आप ऐसे डायरेक्टली डिवाइड कर लोगे चलेगा, ये बोलता है नोट्स देना पड़ेगा डिवीजन का, नहीं नहीं, बट ऐसा आपको लिखना पड़ेगा जैसा आपने किया है, आपको वो समझ जाएंगे कि आप क्या कर रहे हो। जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 11 रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 11 रीड करिए। आपको कैसे पता चलेगा स्पेशल लेना है या नॉर्मल, नॉर्मल तो तब लेते हैं ना जब रिपेयर रिनोवेशन के लिए है, यहां तो सीधा कंस्ट्रक्शन के लिए बोला है ना। हाँ भैया, एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी तो परचेज के लिए बोला है, तो परचेज के लिए तो स्पेशल में ही जाएगा, क्योंकि 1499 के बाद में लिया है, परचेज के लिए लिया है, तो उस केस में तो आपका सीधा किस में जाएगा, स्पेशल में ही जाएगा ना बेटा।
डन पीपल? भाविका पूछ रही है इस बुक के आंसर कहाँ मिलेंगे? तो बुक के आंसर हम क्लास में कर रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? हाँ बेटा, ओ भाविका, मतलब व्हाट यू एक्सपेक्ट, हम क्लास में कर तो रहे हैं, और आपको क्या चाहिए? और आपको क्या चाहिए जब हम क्लास में कर रहे हैं? तो व्हाट यू वांट एग्जैक्टली? अच्छा, मैं आंसर दे दूं, आप सब कर लोगे वैसा? हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, और क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पे, अच्छा उसको ब्रेक चाहिए, ब्रेक देंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर कपिल ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई, द हाउस इज हैविंग टू आइडेंटिकल यूनिट, दो यूनिट है, आइडेंटिकल मतलब दो पार्ट है, यू कैन से दैट। हाउस घर, एक घर ही है, एक ही घर है, हो सकता है दो फ्लोर रहेंगे। अब एक चीज समझना, फर्स्ट यूनिट ऑफ हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय कपिल एंड अनदर यूनिट इट रेंटेड फॉर 8,200 पर मंथ, बाकी यूनिट है वो रेंटेड आउट है 8,200 पर मंथ पे। द रेंटेड यूनिट वॉज वैकेंट फॉर 2 मंथ ड्यूरिंग द ईयर, यहां पे देखो वैकेंसी भी आ गई कि जो रेंटेड यूनिट था वो वैकेंट था, कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए वो वैकेंट था। जो रेंटेड यूनिट है, दैट रेंटेड यूनिट इज वैकेंट ऑल्सो, कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। The particular for the house for the previous year 21-22 are given as under। सबसे पहले स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 162 पर एनम, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है 190 पर एनम, फेयर रेंट दे रखा है 185 पर एनम। आपका म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय कपिल, मींस ओनर ने ही पे किया 15% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। यहाँ लाइट एंड वाटर चार्जेस दे रखा है। एक बात बताओ, ये लाइट एंड वाटर चार्जेस को आप इग्नोर करोगे? लाइट एंड वाटर चार्जेस है, इसका क्या होता है? वो तो इग्नोर होता है क्योंकि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो लाइट एंड वाटर चार्जेस इग्नोर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर मान लो बोरोड कैपिटल है, कोई लोन लिया है, लोन का इंटरेस्ट है, यस इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लीज मनी, ये कोई लीज मनी आपने पे किया होगा, इसका कुछ नहीं करेंगे। इंश्योरेंस चार्जेस का कुछ नहीं करेंगे, और रिपेयर का कुछ नहीं करेंगे, ये सब इग्नोर होंगे। तो देखिए यहां लीज मनी जो है वो इग्नोर होगा, इंश्योरेंस चार्जेस है वो इग्नोर होगा, रिपेयर है वो इग्नोर होगा। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ कपिल फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 है, उस 22-23 के लिए आपको उसका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है वो निकालना है। तो ये बाकी सब चीजें, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब इग्नोर हो जाएगा। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को तो ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं तो एज इट इज़ यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी मारूंगा। तो एज इट इज़ यहाँ पे हमने मार दिया कॉपी, और हमने कॉपी मारने के बाद ओले ये डुप्लीकेट बना दिया, और डुप्लीकेट बना के हमारे लिए ये बन गया एक नया क्वेश्चन, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर है वो हम 11 की बात कर रहे हैं, आई थिंक पेज नंबर है वो आपका 62 रहेगा। यहाँ पे मिस्टर कपिल की बात कर रहे हैं, और कपिल के पास में 2 यूनिट है, एक आपका एसओपी और एक आपका एलओपी, आधा आधा है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे किसकी बात करेंगे, एसओपी की और एलओपी की बात करेंगे। तो चलिए अपन एक बार मैं क्वेश्चन को फटाफट कर लेता हूँ, आप इधर ध्यान दे दीजिए फटाफट, तो आपका भी हो जाएगा, इधर देखना सब लोग। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना दे रखा है,
तो इंटरेस्ट कितना दे रखा है, तो आपको पता है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो दे रखा है वो बोरोड कैपिटल आपको कितना दे रखा है। तो बोरोड कैपिटल जो है उसमें आपका एसओपी जो है वो बेसिकली आपका एक यूनिट एसओपी और दूसरा आपका क्या है एलओपी है। तो मैं बोल दूं यूनिट 1 जो है वो एसओपी है और यूनिट 2 जो है वो आपका एलओपी है। अब एक चीज समझना, आपका इंटरेस्ट कितना दे रखा है, तो मैं बताऊं इंटरेस्ट आपको 1500 पर मंथ दे रखा है। तो देखिए 1500 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 18,000। तो 18,000 इंटरेस्ट में से 9,000 इंटरेस्ट तो आपका एसओपी का हो जाएगा और 9,000 इंटरेस्ट आपका एसओपी का हो जाएगा करके, ठीक है। आपका 9,000 एसओपी का हो जाएगा, 9,000 आपका एलओपी का हो जाएगा। तो इंटरेस्ट तो मैं एज इट इज यहां डाल देता हूं, एसओपी में 9,000 और आपका एलओपी में 9,000। बाकी यहां पे हाउस प्रॉपर्टी का इनकम एसओपी वाले सेगमेंट का 9,000 आ गया। अब अपन एलओपी की बात करते हैं। एलओपी में सबसे पहले आप देखिए म्युनिसिपल वैल्यू कितना दे रखा है। तो आप देखते हैं तो म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है कितना 190। तो 190 का आप आधा करेंगे क्योंकि दो आइडेंटिकल यूनिट है, दो आइडेंटिकल यूनिट है अमन हितेश, ठीक है देवेश, दो आइडेंटिकल यूनिट है। तो दो आइडेंटिकल यूनिट है तो आधा आधा होगा। तो आप यहां पे आधा करेंगे तो आधा करेंगे कितना आएगा आपका, देखिए म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है 190। तो 190 का आप आधा करेंगे तो 95 आ जाएगा। तो 95,000 एलओपी में यह आ गया। दूसरा आपका अगर फेयर रेंट देखेंगे तो आपका फेयर रेंट दे रखा है 185, उसका आधा करिए तो 92,500 आ जाएगा। हायर कितना आया 95,000 आया। स्टैंडर्ड रेंट कितना दे रखा है 162, उसका आधा करेंगे तो आपको 81 आ जाएगा। लोअर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, इधर देखो, अब थोड़ी देर के लिए आप इधर देखेंगे, अब थोड़ी देर के लिए आप इधर देखेंगे। देखिए हमने क्या बोला हुआ है आराध्या, आराध्या हमने ये बोला हुआ है ऑलवेज हम क्या करते हैं कि जो भी तुम्हारा एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट है उसको हायर को जीएवी बनाते हैं, बट जब भी वैकेंसी होती है तो ऐसा नहीं करने का। सबसे पहले मुझे बताओ एक्चुअल रेंट कितना आया होगा। तो मैं बोलूं एक्चुअल रेंट आपका 8,200 पर मंथ का है, 8,200 पर मंथ और 10 मंथ का आया होगा क्योंकि वैकेंसी भी तो है यहाँ पे, 2 महीने के लिए वैकेंसी है। तो 10 मंथ का ये आया होगा, तो 10 मंथ का ये 82,000 आया होगा। अब एक बात बताओ, जब भी वैकेंसी होती है तो ये हायर वाला नहीं लेने का, जब भी वैकेंसी होती है ये हायर वाला नहीं लेने का, आपको क्या करने का चेक करने का। आप चेक कैसे करेंगे कि जब भी आपका वैकेंसी का कंसेप्ट होता है, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, जब भी आपका वैकेंसी का कंसेप्ट है तो आप देखेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट कितना है और वैकेंसी रेंट कितना है। तो अगर एक्सपेक्टेड रेंट आपका 81,000 है, यहां पे आपका एक्चुअल रेंट 82,000 है और आपका वैकेंसी रेंट कितना है 2 महीने का, तो मैं बताऊं 16,400 है। एक बात बताओ, ये तो यही तो ज्यादा दिख रहा है, ये तो सीधा दिखते ही ज्यादा दिख रहा है, एक्चुअल रेंट ही ज्यादा दिख रहा है यहां पे। तो मैं बताऊं अगर ये दोनों मिला के, ये दोनों मिला के एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तो उस केस में आपका एक्चुअल रेंट वही क्या बन जाएगा, जीएवी बन जाएगा। तो मैं बताऊं यहां पे आपका 82,000 है, वो 82,000 आपका क्या बन जाएगा, जीएवी है, वो जीएवी बन जाएगा। अब एक चीज समझना, आप म्युनिसिपल टैक्सेस कितना परसेंट पे कर रहे हो, 15% पे कर रहे हो, तो सीधा म्युनिसिपल वैल्यू का ही ले लीजिए। तो म्युनिसिपल वैल्यू आपका यहाँ पे सुरभि दे रखा है वो 95,000 दे रखा है, उसका 15% आप ले लीजिए। तो 15% आपका आता है 14,000, ये 15% आप ले रहे हैं तो वो आपका आता है 14,000 और 250 आ गया। इसको आप लेस कर दीजिए, आपके पास बच गया 67,750, 67,750 आ गया। उसका 30% कर दीजिए तो 67,750 का 30% करेंगे, इट्स कम्स टू द 20,325। तो यहां पे आपका आ गया 20,325 आपका आ गया। इसको आप लेस कर दीजिए तो 6,750 माइनस 20,325 माइनस 9,000, इट्स कम्स टू द 38,425, 38,425। अब एक बात बताइए, अगर आप नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप निकालेंगे तो माइनस कर दीजिए 9,000 तो आपका 29,000 और आपका 425 है, ये तुम्हारा नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा कोमल। ठीक है, चलिए एक काम करिए, जो आपको बोर्ड पे दे रखा है इसको कॉपी करिए, जो आपको बोर्ड पे पहले इधर दिख रहा है वो कॉपी करिए।
जो आपको बोर्ड पे दे रखा है उसको कॉपी करिए। डन पीपल, इतना हुआ। ये बोलता है कि एसओपी में इंटरेस्ट 30,000 क्यों नहीं लिया। विवेक, वो मैक्सिमम 30,000 है बेटा, जब एक्चुअल कम है तो ज़्यादा कैसे मिलेगा। एक खजूर, वो मैक्सिमम 30,000 एंड 2 लाख है, वो मैक्सिमम लिमिट है मेरे भाई। यहाँ तो इंटरेस्ट ही 9,000 है, तो 2 लाख और वो 30,000 दोनों ही देखने की जरूरत नहीं। सब आएगा विवेक। हाँ, बोलता है एक मैक्सिमम वाला भी करा दो, मैक्सिमम वाला भी आएगा, टेंशन ना लो। डन पीपल, डन बोलिए, डन। चलिए, तो अब आपको ब्रेक चाहिए, अब आपको ब्रेक चाहिए।
ब्रेक चाहिए आपको? चलिए ब्रेक चाहिए तो ले लीजिए 10 मिनट का ब्रेक अभी से, ठीक है। सो यू हैव 10 मिनट्स ब्रेक। जस्ट चाय वाय पी लीजिए, जो आपको चाय पीनी है चाय पीजिए, कॉफ़ी पीनी है कॉफ़ी पीजिए, जिसको होमवर्क करना है होमवर्क करिए, ठीक है। थोड़ा टाइम पास करिए, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर। ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट का।